चलिए छठी क्लास की एनसीईआरटी बुक है साइंस की, जो हमारे साइंस के एक बेसिक नॉलेज के लिए ज़रूरी है। और मैं ऑनलाइन वीडियो इसलिए बनाता हूँ कि अभी लॉकडाउन चल रहे हैं तो लोग घर पे बैठे कुछ तो सीखें। जैसे हमारे छठी सातवीं आठवीं के बच्चे हैं वो कुछ सीखें। पाठ का नाम है पदार्थों का पृथक्करण। हमारे दैनिक जीवन में हम ऐसे बहुत से उदाहरण देखते हैं जिनमें हम पदार्थों के किसी मिश्रण से पदार्थों को पृथक करते हुए देखते हैं। ये तो आपको खुद को ही पता है, सुबह चाय पीते हो तो क्या करते हो? चलने से छानते हो ना, ठीक है ना। चलिए दूसरा, परंतु अब देखिए पदार्थों का पृथक्करण करते वक्त आपको सबसे बड़ी बात यह होती है कि अगर आमाप अलग अलग है तब तो फिर पदार्थों का पृथक्करण करना आसान हो जाता है। भाई जैसे कि दो पदार्थ आपस में मिले हुए हैं, एक की साइज बड़ी है और एक की छोटी है, तो उसको पृथक करना जरूरी हो जाता है, आराम से हो जाता है। अब देखिए, अब एक्चुअली में इस पाठ में देखिए, कल्पना कीजिए जैसे आम और अमरूदों को पृथक करना है तो आप आराम से कर सकते हैं, पर अब रेत और नमक के मिश्रण से भरा कोई गिलास दिया जाता है तो आप पृथक कैसे करोगे? क्योंकि उसमें हस्तचयन विधि तो काम आती नहीं, ठीक है ना। किसी पदार्थ का उपयोग से पहले हमें उसमें मिश्रित हानिकारक तथा अनुपयोगी पदार्थों को पृथक करने की आवश्यकता होती है। कभी कभी हम उपयोगी पदार्थों को भी पृथक करते हैं जिन्हें हमें अलग से उपयोग करने की आवश्यकता होती है। जैसे गेहूं और जौ का मिश्रण हो गया तो हम दोनों उपयोगी है, ठीक है। गेहूं और कंकर का मिश्रण है तो इनमें से तो कंकर उपयोगी नहीं है तो उनको तो अलग कर देते हैं, पर जब दो पदार्थ दोनों उपयोगी है तो भी अलग अलग करना पड़ता है। पृथक किए जाने वाले पदार्थ के कणा के अमाप अथवा द्रव्य भिन्न हो सकते हैं। अमाप मतलब साइज, ठीक है ना। द्रव्य का मतलब, द्रव्य की तीन अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस, ठीक है ना। इसलिए हम किन्हीं पदार्थों के ऐसे मिश्रण को पृथक्करण करने में बड़ी समस्या होती है जिनमें गुणधर्म में अत्यधिक भिन्नता है। कुछ बातें हैं जो आपको थोड़ी सी ध्यान देखेंगे। चलिए, जैसे इसमें एक हस्तचयन विधि के बारे में बात की गई है। हस्तचयन, इस विधि का उपयोग गेहूं, चावल, दालों में से कुछ बड़े मिट्टी के कणा, पत्थर या भूसे को पृथक करने में किया जा सकता है। घर पर हम करते हैं, घर पे अपने माँ बाप, मम्मी पापा, इससे जिसे हम बोलते हैं गेहूं हड़िया करना, तो बैठता है ना, हाथ से कंकर निकालते रहते हैं, हस्तचयन विधि। ऐसी अशुद्धियां की मात्रा प्राय बहुत अधिक नहीं होती, ठीक है ना। ऐसी स्थिति में हस्तचयन द्वारा पदार्थों को पृथक करना एक सुविधाजनक विधि, यानी कि अशुद्धियां की मात्रा अगर कम है, ठीक है ना, अशुद्धियों की मात्रा कम है। भाई जैसे कि एक क्विंटल अनाज में, क्विंटल गेहूं में अगर आधा किलो कंकर है तो तब आप हस्तचयन विधि के लिए बहुत उपयुक्त हो सकती है। अब एक शब्द है थ्रेसिंग। थ्रेसिंग आप समझते हो? थ्रेसिंग, आप अभी आप गेहूं निकाल रहे हैं, हमारे किसान बंधु, तो वो थ्रेसिंग कर रहे हैं। थ्रेसिंग, आपने खेत और खलियाना में गेहूं और चावल की सूखी डंडियां के गट्ठर देखे होंगे। सूखे पौधा से अनाज को अलग करने से पहले धूप में सुखाया जाता है और प्रत्येक सूखे पौधे की डंडी पर अनकण लगे हुए रहते हैं। खेतों में रखे सैकड़ा गट्ठरों पर लगे अनकणा की संख्या की कल्पना कीजिए, किंतु अनकणा को सूखे पौधा से, गट्ठरों से अनाज कैसे अलग करें? तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि आम और अमरूदों को तो हम तोड़ सकते हैं, परंतु अनकण आम और अमरूद की तुलना में बहुत छोटे होते हैं, तो अपन उस पौधे से तोड़ कर अलग नहीं कर सकते, ठीक है ना। तब क्या है, चारा बचता है थ्रेसिंग। थ्रेसिंग मतलब सूखे पौधा की डंडियां से अनकणा अथवा अनाज को पृथक करने के प्रक्रम को थ्रेसिंग बोलते हैं।
ये शब्द एज इट इज पूछा जा सकता है, थ्रेसिंग। ठीक है। जनरली हम जैसे थ्रेसिंग करने के लिए बैलों की सहायता भी लेते थे पहले, जिसे बोलते थे गाय का गावना। ठीक है ना। आजकल थ्रेसिंग जो आ रही है वो मशीना द्वारा भी थ्रेसिंग होता है। चलिए, थ्रेसिंग शब्द तो आपको समझ में आया होगा, पर आप एक चीज सोचिए, जब आपके गेहूं में हल्का भूसा मिला हुआ है, ध्यान रखना, इसमें एक चीज होनी चाहिए कि मिश्रित पदार्थ दोनों अलग अलग भार के हैं। मिश्रित पदार्थ दोनों अलग अलग भार के हैं। जैसे गेहूं में भूसा मिला हुआ है, तो गेहूं का जो दाना होता है, बीज होता है, वो भारी है और भूसा हल्का है। ठीक है ना। तो उसको अलग करने के लिए अपन क्या करते हैं, वायु द्वारा उड़ाकर दूर करते हैं। हम गांव में देखते हैं ना, छाजले से उपड़ना करते नहीं करते, उपड़ना। ठीक है ना। निष्पावन, इसे क्या बोलते हैं, निष्पावन। ये शब्द आप ध्यान रखेंगे। ठीक है। निष्पावन, निष्पावन का उपयोग पवना और वायु के झोंका द्वारा मिश्रण से भारी तथा हल्के अवयवों को पृथक करने में किया जाता है। साधारणतः किसान इस विधि का उपयोग हल्के भूसे को भारी अनकणा से पृथक करने के लिए करता है, जिसे हम साजला बोलते हैं। साजला से हम उपड़ते हैं, उपड़ना, ये निष्पावन कहलाता है। ठीक है ना। निष्पावन आपको समझ में आ गया, पृथक करने की विधि। ठीक है ना। क्यों निष्पावन कैसे हो गया कि भूसे के हल्के कण पवन के साथ उड़कर दूर एकत्रित हो जाते हैं, जबकि भारी अनकण पृथक होकर निष्पावन प्लेटफॉर्म, जैसे यहाँ उपड़ रहते, यही दान अनाज के कण गिरेंगे और भूसा जो उड़कर दूर चला जाएगा। ठीक है ना। अब है चालन। चालन मतलब आप जनरली चालना, चलने से जो चालते हैं ना, वो चालन। ठीक है। उसके लिए क्या जरूरी है, चालन विधि का उपयोग मिश्रण के ऐसे दो अवयव जिनके आमापा में अंतर हो। आमाप में अंतर मतलब उसके आकार में अंतर हो, तो ही चालन काम आता है, तो ही चालन काम आता है। ध्यान रखना, अगर आमाप में अंतर नहीं है तो फिर चालन का कोई सेंस ही नहीं है। भाई अगर अपन एक खेनो लेवार, खेनारा टिंडा जो है, खेनारा जो टिंडा है, वे टिंडा गेहूं रे आकार रहा है। अब अगर उसमें से हम छानेंगे, ठीक है ना, तो गेहूं उससे निकल जाएगा और गेहूं के जो साइज से बड़े हैं वो बाहर एकत्रित हो जाए। पर जो गेहूं के साइज के ही अशुद्धि है वो पृथक नहीं हो पाएगी। तो चालन विधि का उपयोग तब किया जाता है जब मिश्रण के पार्ट्स के आमाप में अंतर होता है। अब होता है अवसादन, निस्तारण और निस्यंदन। अवसादन का मतलब जमजानो, निस्तारण का मतलब नितारना, निस्यंदन का मतलब फिल्टर। इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है ना। ये कब, जब कभी कभी मिश्रण के अवयवों को निष्पावन अथवा हस्तचयन द्वारा पृथक करना संभव नहीं होता, तब कैसे करते हैं। ठीक है ना। जैसे आप खुद देखिए, चावल, घर में चावल या दालें लाते हैं, घर में चावल या दालें लाते हैं, तो उन चावल और दालों के ऊपर मिट्टी सी, रेत सी, अशुद्धियाँ जमी रहती है, तो हम क्या कर देते हैं, उसको धो देते हैं। ठीक है ना। जब आप चावल और दाल में जल डालते हैं तो उन पर चिपकी हुई अशुद्धियाँ जैसे धूल के कण पृथक हो जाते हैं, ये अशुद्धियाँ जल में चली जाती है। ठीक है ना। तो अब जल में चली जाती है। अब आप सोचिएगा, जैसे चावल है, चावल को हमने धोया, तो चावल को बिल्कुल धोया तो चावल नीचे रह गए और अशुद्धियां जो उसकी चिपकी हुई थी वो पानी के साथ घुल गई। अब पानी को हम क्या कर देंगे, पानी को निस्तारण कर देंगे। निस्तारण मतलब नितारना। ठीक है ना। मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयवों के नीचे तली में बैठ जाने के प्रक्रम को अवसादन बोलते हैं। अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल को
मिट्टी सहित उड़ेलने की क्रिया निस्तारण। चावल बैठेगा, फिर उसे धीरे से उड़ेलेंगे, वो निस्तारण। चलिए, ये तो कुछ हुआ। ये सिद्धांत ऐसे द्रव्यों के मिश्रण को पृथक करने में उपयोग में लाया जाता है जो आपस में मिश्रित नहीं होते। उदाहरण के लिए तेल और जल को उनके मिश्रण से इस विधि द्वारा पृथक किया जाता है। इसमें भी निस्तारण। जैसे तेल और जल है तो उसको अपन कर देंगे, जो हल्की परत हो, हल्का द्रव्य होगा वो ऊपर आ जाएगा, भारी द्रव्य होगा वो नीचे रहेगा, तो ऊपर से हम धीरे से निस्तारण कर देंगे। जैसे आप अपन घर पे रहते हैं तो खट्टी छाछ होती कि नहीं होती? खट्टी छाछ जब पड़ी रहती है तो पानी ऊपर आ जाता है और छाछ के भारी हुई नीचे, ठीक है ना? तो उसको हटा देते हैं, वो निस्तारण। तो यानी कि आप द्रव्यों में भी ये सिद्धांत लागू कर सकते हैं। उदाहरण के लिए तेल और जल को उनके मिश्रण से इस विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। यदि द्रव के ऐसे मिश्रणों को कुछ समय के लिए रखा रहने दिया जाए, यानी छाछ को रखी देने दिया जाए, दो पृथक पृथक परता में बट जाते हैं। छाछ आप बोतल में रख के रखना, दो पृथक पृथक परता में बट जाएंगे, ठीक है ना? तो ऐसे मिश्रणों को तो वे दो पृथक पृथक परता में बट जाते हैं। इसके बाद जो अवयव ऊपरी परत बनाता है उससे निस्तारण द्वारा पृथक कर लेते हैं। चलिए, अब देखिए, कुछ निस्तारण करने के बाद भी अशुद्धियां रह जाती है। जैसे इसमें एक उदाहरण दे रखा है, वो है एक, जैसे कि गुदलियोड़ पानी, जिसे हम पंकिल जल बोलते हैं, मिट्टी, गाद, गुरियो। बारिश के दिन में गुदला हुआ पानी नहीं रहता वो, तो हम क्या करेंगे? फर्स्ट काम क्या करेंगे फर्स्ट उसको पानी को रखेंगे अवसादन। फर्स्ट काम क्या करेंगे? अवसादन। इनके धीरे धीरे वो बारीक कण होंगे, नीचे बैठ जाएंगे। फिर हम उसको निस्तारण कर देंगे, फिर भी कुछ अशुद्धियां उसमें रह सकती है, ठीक है ना? तब अशुद्धियां रह सकती हैं तो फिर हम उसे क्या करेंगे? निस्यंदन, यानी कि फिल्टर करेंगे। ठीक है ना? आप घर पे चाय बनाते हो ना, तो चाय बनाते हो तो आपको खुद को पता है कि चाय आप निस्यंदित करेंगे। चाय को आप नीचे रख सकते हैं, थोड़ी देर रखते हैं तो पत्ती नीचे रह जाएगी, आप निस्तारण करके वो चाय उपयोग, फिर भी उसमें कुछ अशुद्धियां रह जाती है तो हमें छालना पड़ता है, निस्यंदित कर सकते हैं। अगर ज़्यादा अशुद्धियां हैं, भाई निस्यंदन हम कैसे करते हैं? जनरली हम चलने से या कुछ से। अगर ज़्यादा अशुद्धियां हैं तो हम कपड़े से उसको छान लेते हैं, निस्यंदन। और भी ज़्यादा अशुद्धियां हैं तो फिल्टर पेपर उससे निस्यंदन कर सकते हैं। अब आपको पता है कि घर पे पनीर बनाते हैं तो वहाँ निस्यंदन विधि का प्रयोग करते हैं। निस्यंदन विधि आपको पता है ना, घर में पनीर कैसे बनाते हैं? दूध को अंदर जब कुछ खटाई डालते हैं तो फट जाता है, तो दूध के कण अलग और पानी अलग हो जाते हैं। फिर हम उसको कपड़े में लपेट के निस्यंदन करते हैं ताकि पानी पूरा बाहर आ जाए और वो पनीर अलग हो जाए। चलिए, अब है वाष्पन। वाष्पन भी पृथक्करण की एक विधि है। कैसे? आप खुद सोचिए, नमक पानी में घुला हुआ रहता है, अब नमक कैसे पृथक किया जाता है? आपको पता है नमक बनाने की विधि क्या है? वाष्पन। आप सोचिए, नमक पानी में घुला हुआ है, अब पानी को हम गर्म करेंगे तो पानी वाष्प बन के अलग हो जाएगा और पीछे नमक रह जाएगा। तो अब वाष्पन, और हमारा जो नमक बनाने की विधि है ना, वो वाष्पन के द्वारा ही पृथक्करण होता है। यानी जल से नमक को कैसे पृथक करते हैं? वाष्पन विधि के द्वारा। अब सोचिए, अब पृथक्करण की एक से अधिक विधियां का प्रयोग कहां करते हैं? सोचिए,
अब जैसे एक और चीज, पृथक्करण की एक से अधिक विधियां। जैसे धूल में, मिट्टी में नमक मिला हुआ है, मिट्टी में नमक मिला हुआ, अब कैसे करोगे? तो इसमें बता रखा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसे पानी में मिलाएंगे, पानी में मिलाएंगे। तो अब पानी में मिलाने के बाद नमक तो पानी में घुल गया, रेत रह गई। तो अब क्या करेंगे? हम उसका निस्तारण करेंगे, निस्यंदन कर देंगे। तो रेत अलग हो गई और नमक और पानी अलग हो गया, नमक में घुला, पानी में घुला हुआ नमक अलग हो गया। अब दूसरी विधि, पहला तो हमने निस्तारण निस्यंदन विधि कर दी, अब दूसरी विधि का उपयोग नमक और पानी को अलग करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? वाष्पन के द्वारा, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ? वाष्पन के द्वारा, वाष्पन के द्वारा वाष्प बन के पानी उठ जाएगा। तो आप वाष्प, पानी भी अगर एकत्रित करना चाहें तो पानी की नली को अपन वापस ठंडी कर देंगे, वाष्प को ठंडी कर देंगे, पानी भी मिल जाएगा, ये नमक भी मिल गया, ये पानी भी मिल गया, ये नमक भी मिल गया और रेत अलग से हो गई। तो इस प्रक्रम में हमें नमक, रेत और जल को निस्तारण, निस्यंदन, वाष्पन, संघनन विधियां का प्रयोग कर सफलतापूर्वक पृथक किया कि नहीं किया? एक से अधिक विधियां काम में लाई। निस्तारण किया, नितारा, निस्यंदन यानी छाना, तो रेत और नमक का पानी अलग हो गया। फिर वाष्पन किया, ठीक है, तो पानी और नमक अलग हो रहा है। फिर संघनन यानी भाप बनी हुई पानी को वापस ठंडी किया तो पानी भी मिल गया। तो पानी मिल गया, नमक मिल गया, रेत मिल गई। ये आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। चलिए, अब सबसे बड़ी बात यह है, में दे रखा है कि क्या जल किसी भी पदार्थ की कितनी मात्रा को घोल सकता है। एक चीज ध्यान रखना, कोई तरल पदार्थ जो विलयन है, ठीक है ना, ठीक है ना, तो वो अपनी संतृप्त अवस्था तक घोल सकता है। आप खुद उदाहरण देखिए, घर पे बैठिए तो एक कटोरी में पानी लीजिए और उसमें नमक मिलाए, हिलाए, घुल जाएगा, और लीजिए, हिलाए, मिल जाएगा, और डालिए, मिलाए, हिल जाए। एक स्थिति ऐसी आएगी, नमक डालेंगे वो मिलेगा नहीं, नीचे जमता जाएगा। यानी कि अब वो जो है वो विलयन संतृप्त हो चुका है, वो विलयन संतृप्त हो चुका है, ठीक है ना। तो परीक्षा में पूछा भी जा सकता है कि संतृप्त विलयन किसे बोलते हैं, ठीक है ना। अब जैसे दूसरी बात, एक स्थिति और आती है, जब आपको लगेगा अब नमक नहीं घुल रहा है तो पानी को गर्म करते हैं, यानी कि उसको गर्म कर रहे हैं तो वो नमक भी घुल जाता है। तो इसका मतलब ये होता है कि गर्म करने पर उसकी विलयन क्षमता बढ़ जाती है। ये तो बात समझ में आई नहीं? गर्म करने पर उसकी विलयन क्षमता बढ़ जाती है। चलिए, अब क्या आपने क्या नोट किया? पदार्थों को दरों में घोलने से विलयन बनता है। यदि विलयन में और पदार्थ न घुल सके तो समझ लेना चाहिए कि यह संतृप्त विलयन है, यह संतृप्त विलयन है। चलिए अपन नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। हमारे चारों ओर परिवर्तन। नेक्स्ट पार्ट का नाम है हमारे चारों ओर परिवर्तन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत उदाहरण के द्वारा समझाया गया है। जैसे एक गुब्बारा ले, गुब्बारे को फुलाया, कागज का टुकड़ा ले, उसको मोड़ा, ठीक है ना, गुदते हुए आटे की लोई ली, ठीक है ना, उससे रोटी बेल दी। अब सोचिए, गुदते हुए आटे की लोई, रोटी बेल दी, गुब्बारा। तो अब अगर अपन गुब्बारे से वापस हवा निकालेंगे तो अपनी पूर्व अवस्था में आ जाएगा।
कागज को जो मोड़ा वापस फ्लैट करेंगे तो अपनी पूर्व अवस्था में आ जाएगा। रोटी जो बेली है उसको वापस लोई बना सकते हैं, उसको वापस लोई बना सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एक भौतिक परिवर्तन थे। समझने की बात है, ध्यान रखना। इसका मतलब यह है कि जो परिवर्तन इन क्रियाकलापों में हो रहे हैं उन्हें पुनः पूर्व स्थिति में लाया जा सकता है, इन्हें पुनः पूर्व स्थिति में लाया जा सकता है। आप ध्यान से समझने का प्रयास करें, एक सवाल आएगा यहां से। अब देखिए, एक और चीज, आपने कुम्हार मिट्टी का बर्तन बनाता है, मिट्टी का बर्तन बना दिया, कच्चा मिट्टी का बर्तन, और सुखा दिया। अगर वापस उसे मिट्टी बनाना चाहे तो वो मिट्टी बना सकता है, परंतु एक बार उस मिट्टी को, बर्तन को अगर भट्टी में सेक दिया तो वापस मिट्टी को, उस गड्ढे को वापस मिट्टी में नहीं बनाया जा सकता। तो इसे वापस पूर्व स्थिति में नहीं लाया जा सकता, अर्थात ये उत्क्रमित नहीं होता। यानी कि उत्क्रमित परिवर्तन उसे कहते हैं जो वापस पूर्व स्थिति में आ जाते हैं, और अनुत्क्रमित उसे कैसे कहते हैं, परिवर्तन कहते हैं जो अपनी वापस पूर्व स्थिति में नहीं लाए जा सकते। चलिए, अब जैसे अब कुछ उदाहरण बताए हैं, आप सोचना क्या उत्क्रमित किया जा सकता है। कच्चे अंडे को उबला हुआ अंडा वापस उत्क्रमित नहीं होगा। गाढ़े घोल से इडली बना दी, वापस उत्क्रमित नहीं होगा। गीले कपड़े से सूखे कपड़े उत्क्रमित हो सकता है। ऊन के धागे से बुना हुआ स्वेटर वापस उत्क्रमित हो सकता है, वापस ऊन बना सकता। अनाज से बनाया गया आटा उत्क्रमित नहीं हो सकता। ठंडे दूध से गर्म दूध, बिल्कुल गर्म को वापस ठंडा कर सकते हैं। दूध से पनीर नहीं, उत्क्रमित नहीं हो सकता, पनीर से वापस दूध नहीं बन सकता। गाय के गोबर से बायोगैस नहीं, इसमें भी मतलब अनुत्क्रमित है। खींचे रबड़ बैंड से रबड़ वापस तो उत्क्रमित हो सकता है। जमी हुई आइसक्रीम से पिघली हुई आइसक्रीम वापस जमा सकते हैं। तो इन उदाहरणों को ध्यान देना कि ये मतलब उत्क्रमित है या नहीं, ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। अब कुछ और चीजें परिवर्तन क्या क्या काम आते हैं। जैसे आपने देखा होगा, आपने कृषि के औजार देखे होंगे, ठीक है ना। इन औजारों में लोहे के फलक में, जैसे आप एक पावड़ी लेते हैं, पावड़ी या कवाड़ी लेते हैं, कवाड़ी में जो डांडा फंसाते हैं, उस डांडे की साइज जो होती है, या पावड़ी की जो उसका वलय यानी जो होल होता है, उसमें जो डांडा फंसाते हैं अपन, उसकी साइज उस वलय से थोड़ी बड़ी होती है ताकि उसमें फिट आ जाए। तो फिर बड़ी घुसाएंगे कैसे, उस पावड़ी को गर्म करेंगे तो उसके अमाप में वृद्धि होगी, और जब वो अमाप में वृद्धि होगी उस समय डांडा गाल देंगे और वापस एकदम ठंडा कर देंगे, ठीक है ना। उसी तरह बैलगाड़ी के लकड़ी के पहिए पर लोहे की रिम को कसने के लिए किया जाता है। बैलगाड़ी का लकड़ी का पहिया, उसके ऊपर लोहे की रिम कसते हैं ना, तो लोहे की रिम को गर्म किया जाता है तो वो फैल जाती है, और लकड़ी पर उस रिम उस पर लगा देते हैं, वापस एक ठंडा कर देते हैं तो वो टाइट हो जाती है। गुड। अब देखिए, जल वाष्प में परिवर्तित हो सकता है, ठीक है ना, और वाष्प से वापस पानी प्राप्त कर सकते हैं। बर्फ से पानी प्राप्त कर सकते हैं, पानी से बर्फ बना सकते हैं। तो ये सारे के सारे उत्क्रमित के उदाहरण आपने देखे अभी। फिर देखिए एक और चीज, मोमबत्ती को जलाइए। मोमबत्ती को जलाइए, अगरबत्ती को जलाइए, और जलने के बाद क्या वापस उसको उसी फॉर्म में वापस ला सकते हैं? नहीं। मोमबत्ती अगर पिघली हुई है, जलाना नहीं, अगर पिघलाई हुई है तो वापस उसको उस फॉर्म में ला सकते हैं, पर मोमबत्ती से आप जला रहे हैं तो वापस उस फॉर्म में नहीं ला सकते, ठीक है ना। तो अगर मोमबत्ती का जलना ये क्या है? उत्क्रमित नहीं है। उत्क्रमित उसे बोलते हैं जिसे वापस उसी फॉर्म में लाया जा सकते। चलिए
दूसरी बात, दूध से दही बनना, तो क्या है, उत्क्रमित है? नहीं है। दही से वापस दूध नहीं बन सकता। ठीक है, उत्क्रमित और अनुत्क्रमित देख लिए होंगे। चलिए अभी तक आप लोगों ने एक चीज तो आपको समझ में आई होगी कि हमने मतलब कि इन चीज़ों पर कंसिडर किया कि उत्क्रमित क्या होता है, अनुत्क्रमित क्या होता है। उत्क्रमित का मतलब होता है कि उस फॉर्म में वापस आ सके जिस फॉर्म में पदार्थ था। जैसे ये कागज़ का टुकड़ा है, मैंने ये मोड़ा, ठीक है ना, और ये वापस सीधा हो गया, तो ये उत्क्रमित है। पर अब दूध में से दही बना दिया तो ये अनुत्क्रमित है, इन्हें वापस उस फॉर्म में नहीं आ सकता। गुड। नेक्स्ट पार्ट है जो अभी हम देखेंगे, जो हमें समझना है, वो है पौधों को जानिए। ये भी अच्छा पार्ट है। पौधों को आप खुद जानते हैं, तो इस पार्ट पर हम कल चर्चा करेंगे। ऑल द बेस्ट।